हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा हमारी फार्माकोलॉजी से हट के टॉपिक है, बट है हमारी मेडिकल फील्ड का ही, राइट। क्या है टॉपिक? हाउ वायरस इन्फेक्ट ह्यूमन बॉडी। ये हमारे एक्चुअली में को रिलेटेड है हमारे एंटीवायरल ड्रग से भी, जो मैं आगे पढ़ाने जाऊँगी, राइट। तो कैसे वायरस सेल जो है या वायरल सेल से एक ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से इन्फेक्ट करती है, साथ ही साथ इसी टॉपिक में मैं कवर करूंगी वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन किस तरीके से काम करती हैं और कितने टाइप की होती हैं, राइट। सबसे पहले समझते हैं कि एक वायरल सेल ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे करती है और कोई भी फ्रेश इंडिविजुअल का मतलब जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो पर्सन इन्फेक्ट कैसे होता है। सबसे पहले लाइफ साइकिल शुरू कहाँ से होती है? कोई भी पर्सन है जो वायरस इन्फेक्टेड है या जिसको पहले से वायरल है या जिसके अंदर वायरल सेल प्रेजेंट है, राइट, उसी को हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। जिसके अंदर वो वायरल प्रेजेंट है या उसको वो डिजीज हो रखी है या वो उस डिजीज से इन्फेक्टेड है वायरल सेल से, राइट। अगर वो पर्सन कोई स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो उसके स्नीजिंग में, उसके कफिंग में 500 मीटर तक जो हमारे वायरस हैं वो स्प्रेड होते हैं कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू। इसीलिए जब कोविड आया था तो ये बोला जा रहा था कि मास्क पहनिए, क्योंकि क्या होगा कि मास्क पहनेंगे तो कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू जो वायरस है ना वो एयर ड्रॉपलेट मीडियम के थ्रू स्प्रेड नहीं होंगे। उस स्प्रेडिंग को ही रोकने के लिए मास्क का यूज किया जा रहा था। क्या होता क्या है कि जो वायरस होता है वो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू, यस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू, कफिंग हो गया या स्नीजिंग हो गया, उसके थ्रू बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं, राइट। तो पहला, अगर कोई वायरल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, उसने किसी कफिंग या स्नीजिंग किया, तो अब उसके बगल में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो वायरस फ्री है, जिसको कोई पहले से कोई डिजीज नहीं है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके अंदर वो वायरस एंटर कर जाएगा, है ना। अब ये पर्सन क्या हो गया, इस पर्सन के अंदर भी वायरस एंटर हो गया। अब एंटर होने के साथ साथ ही हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, कुछ पता नहीं चलता। वो बोलते हैं ना कि इन्फेक्शन होने के 2-3 दिन बाद पता चलता है, तो हमारी बॉडी तुरंत हमको रिस्पॉन्स नहीं देती है कि भाई अभी तुरंत वायरस हुआ, अभी वायरल हो गया, वायरस एंटर कर गया और हमें पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही वायरस एंटर करता है, ये हमारी बॉडी में सबसे पहले एंटर करेगा लंग्स में, है ना। लंग्स में एंटर करने के बाद अब यहाँ पे जो मैं चीजें समझा रही हूँ, अब ये सेलुलर लेवल पे समझा रही हूँ। लंग्स क्या है? हमारा ऑर्गन है। अब यहाँ पे वायरस एंटर करेगा तो सबसे पहले जाएगा लंग्स की सेल में, है ना। लंग्स की सेल में वो क्या करेगा? सपोज मैंने यहाँ पे वायरस बनाया है, मैंने जस्ट यहाँ पे कोविड वायरस जैसा शेप यहाँ पे बना दिया है, ये वायरस है। सबसे पहले ये वायरस करता है अपनी अनकोटिंग। अनकोटिंग का मतलब क्या है? वायरस अपने आप को बाहर के एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए वायरस के ऊपर एक कोटिंग होती है, ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हार्म ना हो पाए। यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो इनसाइड है ना, सपोज ये हमारा वायरस है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, तो ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर ये आउटर शेल होती है और ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर शेल है ना, ये इस वायरस को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है, और ये आउटर शेल तभी रिलीज होगी जब ये किसी सेल में एंटर कर जाता है। तब तक ये आउटर शेल उस वायरस में प्रेजेंट रहेगी। तो ये वायरस क्या हो गया? अब सेल में एंटर करने के लिए रेडी है। ये हमारी बॉडी की सेल है। सबसे पहले इसकी अनकोटिंग होगी और उस अटैच होगा, ये सेल से अटैच होने के बाद ये अपने जो आउटर प्रोटीन है, आउटर लेयर है, ठीक है, उसको अनकोट कर देगा। तो उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं अनकोटिंग। यानी कि वायरल एंटर करेगा ऑर्गन में, ऑर्गन से अब वो सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करेगा। सेल में इन्फेक्ट करने के लिए वो एंटर करेगा सेल में एंटर कैसे करेगा कि अपना जो आउटर लेयर है ना उसको रिलीज कर देगा। उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं अनकोटिंग ऑफ वायरस, राइट। इसके बाद अब वो जो वायरस, देखिए यहाँ पे उसके स्पाइक प्रोटीन जो है वो रिलीज हो गए, अनकोटिंग हो गया, और यहाँ पे वो रिलीज कर देगा अपने जेनेटिक मटीरियल को। कहाँ डंप करेगा? सेल में। अपने अनकोटिंग करने के बाद उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल हमारी जो सेल्स है उसमें एंटर करेगा। मेन यहाँ पे जो काम होगा ना वो जेनेटिक मटेरियल का होगा। जो उसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं ना, ये तो सिर्फ अटैचमेंट का काम करते हैं, सेल से अटैच होने का काम करते हैं। जेनेटिक मटेरियल कभी सेल से अटैच नहीं होगा। सेल से अटैच होने के लिए उसको स्पाइक प्रोटीन चाहिए होते हैं, उसको एक अटैचमेंट की एक लेयर चाहिए होती है। जो आउटर लेयर है ना, ये सेल से अटैच होने का भी काम करती है। तो अटैच होने के बाद अब अनकोटिंग हो गया। अनकोटिंग होने के बाद वायरस जो अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा, किसमें? सेल में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद समझते हैं कि
तो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे ही वायरल सेल में एंटर कर जाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल रिलीज हो जाएगा सेल में। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल रिलीज हो जाएगा, अब वो जेनेटिक मटेरियल रिलीज ही क्यों हो रहा है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वायरल सेल ह्यूमन सेल में एंटर कर रहा है एंड अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल जैसे ही रिलीज करेगा, अब वो हमारी ही सेल के प्रोटीन से अपना जेनेटिक मटेरियल का मल्टीप्लिकेशन करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि वायरल सेल्स होती हैं या जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, ये किसी होस्ट सेल्स को ही क्यों खोजती हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए? क्योंकि ये होस्ट सेल्स ही क्या करती हैं, इनके अंदर वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके थ्रू इनका जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो सकता है। वायरस क्या है, हम बोलते हैं एक इनएक्टिव स्पीसीज है। अगर उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर निकाल दें तो एक इनएक्टिव स्पीसीज है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो उसको अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है, होस्ट का प्रोटीन। वो होस्ट कोई सेल हो सकती है, लिविंग सेल, जैसे कि या तो एनिमल सेल हो सकती है या प्लांट सेल हो सकती है या ह्यूमन सेल हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको क्या चाहिए, अपनी जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई होने के लिए ह्यूमन का प्रोटीन चाहिए, ह्यूमन के आरएनए या प्रोटीन चाहिए। तो अब उन प्रोटीन के प्रेजेंस में उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब एक जेनेटिक मटेरियल था, एक से कितने सारे हो गए। अब यहाँ पे क्या, उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अब उनके ऊपर एक कवरिंग भी आ जाएगी, जिनको हम कैप्सिड लेयर बोलते हैं। प्रोटीन की कवरिंग हो जाएगी। अब ये प्रोटीन की कवरिंग जैसे ही आ जाएगी, अब ये वायरल सेल्स उस सेल्स को बर्स्ट कर देंगे जिसमें वो प्रेजेंट थे, लंग्स की सेल थी, उस लंग्स को बर्स्ट करके और बाहर रिलीज होंगे। यहाँ पे इन्फेक्शन जो है हमको दिखाई देगा, यहाँ पे हमको सिम्टम्स दिखाई देंगे उस इन्फेक्शन के। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन के सिम्टम यहाँ पे शो होंगे, जब वो वायरल सेल जो है हमारी सेल को इन्फेक्ट करके उससे बर्स्ट आउट होकर के नंबर ऑफ वायरल सेल में कन्वर्ट होकर के और तब हमारी बॉडी में स्प्रेड हो रही होगी। उस कंडीशन में ही वायरल सिम्टम्स शो होते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे अब आता है रोल हमारी इम्यूनिटी का। कैसे, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वायरल सेल हमारे बॉडी ब्लड में सर्कुलेट होने लगेंगी, बॉडी में सर्कुलेट होने लगेंगी, तो हमारी WBC एक्टिव हो जाएंगी। WBC कहेंगे भाई कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो हमारी बॉडी में घुस चुका है, जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है, वो कुछ फॉरेन पार्टिकल है। तो उन वायरल सेल्स को किल करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत हाई अमाउंट में WBC का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो WBC की काउंट बढ़ जाती है। वो WBC की काउंट ही इंडिकेट करती है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी लड़ रही है। WBC लड़ रही है। WBC क्या करती हैं, हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब एंटर करता है उससे लड़ने का काम करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म में अगर मैं बोलूँ तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वायरल सेल उतना ज़्यादा नंबर ऑफ WBC की काउंट बढ़ जाएगी ताकि उन वायरल सेल से ये फाइट कर सके। सो यहाँ पे WBC की काउंट बढ़ जाएगी, राइट। अब एक और चीज आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने बोला कि सिम्टम्स शो होते हैं। सिम्टम्स कैसे शो होंगे, WBC की काउंट बढ़ गई। अब जैसे ही WBC की काउंट बढ़ेगी, WBC की सेल्स एक फैक्टर रिलीज करती हैं जिसका नाम होता है इंटरल्यूकिन। ये इंटरल्यूकिन जो WBC की सेल से रिलीज होता है, ये हमारे हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन है ना, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। तो ये इंटरल्यूकिन हमारे हाइपोथैलेमस के पास एक सिग्नल लेकर के जाता है और बोलते हैं कि भाई हमें हमारी बॉडी में टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, वो टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करना है, इंक्रीज टेम्परेचर जो होता है वो हमारे माइक्रोब के लिए बोल सकते हैं कि एक सुटेबल कंडीशंस नहीं होती हैं। उस कंडीशन में उनके प्रोटीन्स जो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर फीवर इंड्यूस हो रहा है, इट मीन्स कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी और हमारी बॉडी उससे लड़ रही है। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि कोई भी अगर पैथोजन आया है, कोई भी वायरल सेल आई है, तो वो वायरल सेल के प्रोटीन्स इंक्रीज्ड टेम्परेचर में इनएक्टिव हो जाएं, राइट। सो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर दिया। यहाँ पे हमको फीवर इंड्यूस होगा कि भाई फीवर हो रहा है या ऐसा फ्लू लाइक सिम्टम्स शो होंगे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि फीवर इंड्यूस होगा, फीवर इंड्यूस होगा और कफिंग होगा, स्नीजिंग होगी, ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। कफिंग,
स्नीजिंग में जनरली एक वायरस, पूरे जितने भी हमारे वायरस हैं उन सब की बात करें तो जो भी वो वायरस सिम्टम देगा, चाहे वो कोविड वायरस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे कोई भी चिकन पॉक्स का वायरस हो, कोई भी वायरस हो, जनरली ये आपका सिम्टम जो है 1 से लेकर के 4 to 5 डेज तक, मान लीजिए 5 डेज तक हमारी बॉडी सिम्टम्स शो करती है ना। लेकिन 5 डेज के बाद अब हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल बनने लगता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। 1 to 5 डेज सिम्टम्स शो करने के बाद अब हमारी बॉडी क्या करती है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। अब बॉडी को लगता है कि भाई देखो, इस वायरस से लड़ने का एक तरीका यही है कि जो हमारे एंटीबॉडीज है इनको बनाया जाए, है ना। हम इनसे ऐसे नहीं लड़ सकते, इन बहुत हाई लेवल के वायरस हैं, इनको हम इस तरीके से नहीं लड़ सकते। अब क्या करते हैं, इसके लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी से ही बनती है, हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज, सपोज ये एंटीबॉडीज बन गई, है ना। अब ये एंटीबॉडीज किसके लिए बनी है, एंटीजन को किल करने के लिए। अब ये एंटीजन क्या है, कोई भी बॉडी का फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बॉडी में जो एंटर हुआ है फॉरेन पार्टिकल, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, एंटीजन है। जब ये एंटीबॉडीज बनती तो इनको ट्रेनिंग दे दी जाती कि भाई देखो, अपनी बॉडी की सेल्स के अलावा कोई भी पार्टिकल अगर आए, है ना, तो वो उनको तुम्हें किल करना है, ठीक है। अब इनके पास टारगेट क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी सेल से मिलता जुलता ना हो। तो हमारी सेल से मिलता जुलता यहाँ पे कौन नहीं है, वायरल सेल है। तो अब ये एंटीजेंस, ये एंटीबॉडीज हमारी उन एंटीजेंस को यानी वायरल सेल्स को किल करेंगी। कैसे करेंगी, जो हमारे वायरस हैं, सपोज, ठीक है, ये हमारे वायरस है, ये वायरस है सपोज। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इनके वायरस के साथ इसको ये कंसिडर कर रही हैं क्या, एंटीजन, कि भाई ये हमारी बॉडी का फॉरेन पार्टिकल, कौन, एंटीबॉडीज इसको एंटीजन कंसिडर कर रही हैं। अब ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन से बाइंड कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन, एंटीजन कौन था, वायरल सेल्स थी, इन एंटीजन से बाइंड हो गई। अब ये जो वायरल सेल्स हैं ये अब ये फ्री नहीं है, अब फ्री नहीं है तो ये बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पे हमारा बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीबॉडी कौन बनाया, हमारी बॉडी ने, ठीक है, किस लिए, इस एंटीजन को किल करने के लिए। एंटीजन कौन है, वायरल सेल है, ठीक है। और इनको ट्रेनिंग कैसे मिली कि भाई बॉडी की कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारी सेल से मिलता जुलता नहीं होगा वो हमारे लिए एंटीजन होगा, तुम्हें उसी को किल करना है। तो इन्होंने डिटेक्ट किया कि भाई वायरल सेल है जो हमारी बॉडी से मिलती जुलती नहीं है, इन्हीं को किल करना है। तो ये उनके स्ट्रक्चर से मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और उनको इनएक्टिव कर देंगे, उनको किल कर देंगे, राइट। सो इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जो वायरस है वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं किल हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर उनको फैगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ कर लिया जाएगा। तो ये तो यहाँ पे इनएक्टिव हो गए वायरल सेल। अब हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, यहाँ पे हमें एक रिलीफ शो होगा कि भाई नहीं, अब लग रहा है कि अब ठीक हो गए। ठीक कैसे हो गए, तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली और तुम्हारा जो एंटीजन वायरल आया था उससे कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब तुम्हें डिजीज की कोई दिक्कत ही नहीं है। डिजीज जब वायरल फ्री ही नहीं रहेगा तो डिजीज कहाँ से आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आती है बात वैक्सीन का फिनोमेना, यहाँ से शुरू होता है। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में अब प्रेजेंट हो गई, ये एक बार बन चुकी हैं, ठीक है। एक बार जो एंटीबॉडीज जिस वायरल के लिए या जिस भी डिजीज के लिए बन जाती हैं वो परमानेंटली बन जाती हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज के पास एक मेमोरी बन गई। इनका ये होगा कि हमारी बॉडी में अगर इस तरह की सेल आ गई तो हमको हमेशा किल ही करना है। अगर इस तरीके की कोई भी सेल हमारी बॉडी में एंटर कर गई, इनके अंदर एक मेमोरी आ गई कि इस तरीके की सेल अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गई तो इन फ्यूचर में हम उनको किल कर देंगे बिना डिजीज स्प्रेड हुए।
है ना। तो यहाँ पे हमारी बॉडी ने इस डिजीज के लिए पहले से ही एंटीबॉडी बना ली है ना। कब बनाई थी? जब ये एंटीजन एंटर किया था तभी। तो अब ये एंटीबॉडीज हमारे लिए बन चुकी, ताकि दोबारा से अगर कोई वायरस ये ऐसा एंटर करेगा तो हमारी एंटीबॉडीज उस एंटीजन से फाइट कर लेंगी और डिजीज होने से प्रिवेंट कर लेंगी। ये फंडा है। तो अब क्या होगा कि मान लो कोई पर्सन है, हम डिजीज होने से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे फंडा आता है हमारा वैक्सीन का। अब वैक्सीन्स में हम क्या करते हैं कि इनबिल्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं ज़बरदस्ती। कैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं कि जो डिजीज है, मैंने क्या यहाँ पे वैक्सीन की डेफिनेशन भी लिखी है कि ये एक अल्टर्ड फॉर्म होता है पैथोजन का, यानी कि कोई भी वायरस का, कोई भी बैक्टीरिया का एक अल्टर्ड फॉर्म, मतलब होता या वायरस या बैक्टीरिया ही है। डिपेंड करता है कि हम वायरल के लिए दे रहे हैं वैक्सीन या बैक्टीरिया के लिए दे रहे हैं, राइट। तो होता वही माइक्रोब ही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना हो कि वो डिजीज़ ही क्रिएट कर दे, तो उसमें उसके डिजीज़ कैरिंग कैपेसिटी को कुछ कम कर देते हैं और वही उसी वायरस को हम वैक्सीन में दे देते हैं। अब ये वायरस क्या होता है? वीक वायरस होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट वायरस ना होगा, कुछ वीक होगा। अब ये वायरस जिसको हम वैक्सीन में हम दे रहे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए एक एंटीजन है। हमें पता है कि भाई वायरस है या जो भी बैक्टीरियल सेल है, जो भी हम वैक्सीन में दे रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हम वैक्सीन में दे रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या है? एक एंटीजन। एंटीजन का मतलब फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। अब इस एंटीजन के लिए हमारी बॉडी ने क्या बनाया? एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज, ठीक, वैक्सीनेशन में। अब एंटीबॉडीज बन गई, यहाँ पे मान लो ये एंटीबॉडीज बन गई और इन एंटीबॉडीज ने इस एंटीजन को किल कर दिया, यानी कि ये एंटीजन ने ट्रिगर किया किसको? हमारे इम्यून सिस्टम को, ताकि वो एंटीबॉडी बनाए, ठीक। अब ये एंटीबॉडी बनी, उसने इस एंटीजन को किल कर दिया, लेकिन अब ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए बन गई, ठीक है, लॉन्ग टर्म के, ताकि फर्दर अगर फ्यूचर में ये वायरस या ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी में जो इनबिल्ट एंटीबॉडीज हैं वो उस एंटीजन या वायरस से लड़ सकें, है ना। अब वो डिजीज फर्दर क्रिएट ना हो, हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमने सुरक्षा कवच बना लिया। तो वैक्सीन एक्चुअली में क्या करती हैं? ट्रिगर करती हैं हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को कि वो एंटीबॉडी बनाए। और होता क्या है? ये एक बोल सकते हैं वीक वायरस या जो भी बैक्टीरिया होगा, जैसा हम वैक्सीन देंगे, बैक्टीरियल वैक्सीन भी होती हैं, वायरल वैक्सीन भी होती हैं, तो वीक वायरस, वीक माइक्रोब होगा जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को ट्रिगर कर देगा। तो एंटीबॉडीज बन गई कि इन फ्यूचर में कभी भी अगर वो डिजीज होगी तो हमारी बॉडी में जो इनबिल्ट एंटीबॉडीज हैं वो उस वायरस से या उस माइक्रोब से जो है फाइट कर सके, राइट। तो ये तो हुआ हमारा वैक्सीन का कंसेप्ट। सो वैक्सीन क्या करती है हमारी बॉडी में? दे एक्ट एज एंटीजन एंड ट्रिगर immune system to produce antibodies for prevention of that disease in future, है ना। सो ये हमारी वैक्सीन का बेसिक रोल है, क्या? एंटीबॉडी बनाना, लाइक लॉन्ग टर्म पे। अब हम देखते हैं कितने तरीके की वैक्सीन होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे दो तरह की वैक्सीन होती हैं, एक होती है हमारी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरी होती है हमारी किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। क्या होता है मतलब इसका? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो वायरस होता है या बैक्टीरियल सेल होती है ना, वो जिंदा ही होती है, वो लाइव ही होगी, बस उसको थोड़ा सा वीक कर देंगे, है ना, थोड़े से केमिकल्स दे करके उसको थोड़ा सा वीक कर देंगे, लेकिन इतना उसको पूरा तरीके से किल नहीं करते हैं। जनरली उसका जो डीएनए होगा उसको थोड़ा सा वीक कर देंगे ताकि वो बॉडी में बहुत डोमिनेंट तरीके से डिजीज ना क्रिएट करे, बस इतना ही वीक कर देते हैं। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में हमारा जो वायरस रहेगा वो लाइव रहेगा। सो यहाँ पे द पैथोजन is
weak enough to not create disease. डिजीज क्रिएट नहीं करेगा डोमिनेंट तरीके से, लेकिन वो थोड़ा लाइव होगा. इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स. इसके अलावा आपके आते हैं मीजल्स. हाँ, एक और एग्जाम्पल है कोविशील्ड. जो आपकी कोविशील्ड आई थी ना, सो वो कोविशील्ड क्या थी, लाइव वायरस थी, है ना. और उसमें हमने देखा भी था कि ज़्यादातर लोगों को उसमें फीवर आ रहा था, और उसमें जो फीचर्स थे, या आप बोल सकते हैं कि जो उसमें सिम्टम्स थे लोगों में ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, या कफिंग भी दिखाई दे रहा था, हाई फीवर भी दिखाई दे रहा था, इम्यूनिटी या जो मसल पेन इंड्यूस हो रहा था, पर्सन वीक फील कर रहा था. तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये लाइव वायरस का एक तरह से सिम्टम है ना. तो इसमें लाइव वायरस यूज हुआ था, उसके जेनेटिक मटेरियल को कुछ हद तक वीक कर दिया था और उसी को वैक्सीन में दे दिया गया था. तो इसीलिए इस वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म थी. ये मानी जा रही थी कि इसमें जो डोज है वो हम लॉन्ग टर्म पे भी देंगे तो भी इम्यूनिटी जो है हमारी काफ़ी स्ट्रांग फील होगी, राइट. सो इसमें हमारी जो एग्जाम्पल है वो है कोविशील्ड. ठीक है, फिर आते हैं हमारी किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हमारी वैक्सीन्स जो होते हैं, जो हमारे पैथोजन है या जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसको हीट के थ्रू या किसी केमिकल के थ्रू किल कर दिया जाता है ना. किल करने के बाद उसको एज अ वैक्सीन दिया जा रहा है. तो यहाँ पे द पैथोजन इज killed enough by producing heat or chemical, so they do not produce any डिजीज सिम्टम. इसमें हमारी कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, जैसे रेबीज की, पोलियो, ये हमारी क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं. इसके अलावा हेपेटाइटिस भी आती है. हेपेटाइटिस. ओके, सो ये हमारा हुआ हाउ वैक्सीन वर्क्स. तो पहला टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरीके से जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है, वायरल इन्फेक्शन किस तरीके से बॉडी में स्प्रेड होगा, कैसे वायरस हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के सेल्स को इन्फेक्ट करता है. एंड देन हमने देखा कि जो वैक्सीन हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. तो ये जो वैक्सीन हैं इनका बेसिक फंडा क्या है कि ये वैक्सीन हमारी बॉडी में एज ए एंटीजन काम करेंगी और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम करेंगी. और वो एंटीबॉडीज इसी वायरस के लिए होगी. अगर जैसे मान लीजिए मैंने बोला है कोई स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, तो इस वैक्सीन में स्मॉल पॉक्स का वायरस दिया गया है जो कि एज ए एंटीजन काम करेगा हमारी बॉडी में और स्मॉल पॉक्स के लिए एंटीबॉडीज बना देगा. तो फर्दर जब किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स का वायरस एंटर करेगा तो उसके बॉडी में जो प्रेजेंस एंटीबॉडीज हैं उस वायरस से लड़ लेंगी और डिजीज जो है वो शो नहीं होगी या उसका सिम्टम शो नहीं होगा, वो डिजीज ही नहीं होगी बेसिकली. सो इस तरीके से जो हमारी वैक्सीन जो है वो काम करती हैं. सो थैंक यू सो मच. और इसके अलावा अगर आप भी कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाएं या मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू सो मच.